नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के इस कर्नाटक स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। कल ही कर्नाटक के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले बीएस येदियुरप्पा के पास बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 4 बजे तक येदियुरप्पा को बहुमत साबित करके दिखाने को कहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस और जेडीएस भारी मशक्कत कर रही है। हैदराबाद से बेंगलुरु लाने से पहले दोनों दलों के विधायकों की होटल में गिनती की गई। विधायकों की काउंटिंग का वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। पहले ये विधायक बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर स्थित ईगल्टन रिजॉर्ट में ठहरे थे, जहां से कल रात इन्हें हैदराबाद के लिए रवाना किया गया था और आज रात फिर इनकी बेंगलुरु वापसी हो रही है ताकि कल बहुमत परीक्षण में शामिल हो सके। उधर राज्यपाल ने कल सुबह 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया है और उससे पहले आज बीजेपी विधायक केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ भी दिला दी गई। बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इनका कहना है कि कांग्रेस के 8 बार से विधायक आरवी देशपांडे की जगह चौथी बार विधायक बने बोपैया को क्यों प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जबकि सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाने की परंपरा रही है। याचिका में कहा गया है कि बोपैया के फैसले की पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है और ऐसे में पारदर्शी तरीके से फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट तुरंत निर्देश दे। कर्नाटक की विधानसभा में आज की डेट में सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर श्री आरवी देशपांडे हैं, जो 8 टर्म के विधायक हैं। दूसरे नंबर पे सीनियरिटी में बीजेपी के ही उमेश खत्ती हैं और ये माननीय जो बोपैया साहब को बनाया है प्रो टर्म स्पीकर, इनका सिर्फ चौथा टर्म है। ये वो श्री केजी बोपैया जी हैं जिन्होंने बीएस येदियुरप्पा जी की पिछली सरकार को बचाने के लिए संविधान और प्रजातंत्र दोनों की धज्जियां उड़ा डाली थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा कि केजी बोपैया को 2008 में भी उस समय के गवर्नर ने प्रोटेम स्पीकर बनाया था। बोपैया की उम्र उस समय आज से भी 10 साल कम थी। कांग्रेस की आपत्ति बेबुनियाद है। बोपैया की नियुक्ति पूरी तरह से नियमों के मुताबिक हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश की। मुकुल रोहतगी ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन अनैतिक है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी ने जब आंकड़ा ही नहीं दिया तो राज्यपाल बीजेपी को कैसे न्योता दे सकते हैं। इस पर जस्टिस ए के सीकरी ने कहा कि हम कल ही बहुमत परीक्षण का प्रस्ताव दे सकते हैं। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो 1 हफ्ते का वक्त उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन जस्टिस सीकरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कल ही फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। जिसके बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है और हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। आज उच्चतम न्यायालय में एक ऐतिहासिक आंतरिक आदेश हुआ है, व्यापक और ऐतिहासिक। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट करके आदेश लिख दिया, उच्चतम न्यायालय ने आज, हम लोग सब वहां थे, कि कल होगा, 24 घंटे से कम में होगा। हम बोले या वो बोले, गवर्नर ने दिए 15 दिन, हमने कहा कि कम से कम 3-4 दिन होने चाहिए। सारे एमएलए इकट्ठे होंगे, डिस्कशन होगी, लोगों के खरीद फरोख्त वगैरह हो सकती है, तो कल होगा। उसमें कौन सी ऐसी आफत की बात है, हो जाएगा। सर काइंडली अगर आप बता दें कि प्रोटेम स्पीकर का किस तरह से अपॉइंटमेंट। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कानून में टेम्पररी स्पीकर। ये कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस और ये जो जेडीएस है ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे? अगर उनमें से कोई लोग हैं जो इनके साथ आने को तैयार हैं। उधर येदियुरप्पा ने दावा किया कि कल वो बहुमत साबित करके दिखा देंगे। इस पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि वो ऐसा कैसे कर पाएंगे जबकि बहुमत हमारे पास है। हालांकि आजाद ने आरोप लगाया कि हमारे एक विधायक को बीजेपी ने बंधक बना लिया है। According to Supreme Court directions, we are expected to prove our majority tomorrow. I have got 100% confidence. We are going to prove the majority. हमारे 4 से एमएलए कोई में से नहीं, हमारी पूरी मेजोरिटी है। एक आदमी सिंह वो पहले से ही है, वो जो आया नहीं था। तो नंबर कहां से आएगा? डिफेक्ट करके 1 या 2 लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर देगी। 100% कांग्रेस 100%, कांग्रेस जेडीएस 100% है कि जेडीएस का मुख्यमंत्री बनेगा, मिलीजुली सरकार बनेगी।
येदियुरप्पा कल अपनी सरकार कैसे बचाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कर्नाटक का मौजूदा गणित ये है कि 224 में से 222 सीटों पर चुनाव हुआ था, लेकिन जेडीएस के कुमारस्वामी 2 सीटों से जीते हैं, इसलिए उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में 221 विधायक बचेंगे और हिसाब से बहुमत के लिए मैजिक नंबर 111 रहेगा। येदियुरप्पा की सरकार बची रही, इसके लिए पहला फॉर्मूला यही है कि कांग्रेस और जेडीएस के 7 विधायक बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हैं। ऐसे में 104 साल वाली सीटों के साथ बीजेपी को 7 वोट और आ जाएंगे और फिर बहुमत का 111 का मैजिक नंबर हासिल हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला यह है कि कांग्रेस जेडीएस के 14 विधायक फ्लोर टेस्ट में गैर हाजिर रहें या फिर इस्तीफा दे दे। ऐसे में असेंबली में आंकड़ा 207 पहुंच जाएगा और बहुमत के लिए 104 विधायक चाहिए होंगे और वो बीजेपी के पास पहले से हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कल येदियुरप्पा की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल जी हैं, अरविंद मोहन जी है वरिष्ठ पत्रकार, और एसके शर्मा साहब है जो कि संविधान के जानकार हैं, असेंबली के अंदर, दिल्ली असेंबली के अंदर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या ये बीजेपी के लिए झटका नहीं है? बिल्कुल झटका नहीं, दरअसल झटका तो कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस ने अपनी याचिका में 2 बिंदुओं की बात की थी। एक बिंदु उसका ये था कि आदरणीय येदियुरप्पा जी को जो राज्यपाल जी ने निमंत्रण भेजा है वो असंवैधानिक है। दूसरा था कि इस निमंत्रण को जो ओथ लिया गया है उसको कैंसिल किया जाए। तो असंवैधानिक निमंत्रण नहीं है और ओथ कैंसिल करने की कोई बात नहीं हुई है। अब तीसरी, हम पहले से ही कह रहे थे लेकिन बहुमत के लिए 15 दिन का वक्त, फैसला कहाँ होगा? गवर्नर ने बहुमत के लिए 15 दिन का वक्त दिया था, लेकिन आप उस वक्त को 28 घंटे में बदल दिया गया है। उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ मैं, दीपक जी, उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, सरकारिया कमीशन के अनुसार, जो जिसे कैबिनेट ने तत्काल मंजूर भी किया था, सरकारिया कमीशन के अनुसार गवर्नर अधिकतम 30 दिन का समय दे सकता है। 15 दिन का समय दिया गया था। चूंकि कांग्रेस एक झूठी अफवाहें और हमेशा संवैधानिक संस्थानों के पर खोखला करने का प्रयत्न करती है, इसलिए उन्होंने एक अफवाह ये फैलाई कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अब किसी खरीदा जा रहा है तो उसका कोई प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए, नहीं दिया गया। दूसरी अफवाह उन्होंने फैलाई कि IT/ED का दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई समन नोटिस उन्होंने आज तक नहीं दिया। तीसरा कल कहा कि हमारे को DGCA की परमिशन नहीं मिली, प्राइवेट चार्टर हमारा उड़ रहा था। प्राइवेट चार्टर के लिए किसी DGCA की परमिशन की जरूरत नहीं होती। फिर भी सुप्रीम कोर्ट चूंकि संदेह से और ऊपर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है 24 घंटे के भीतर ये कहा कि आप फिक्स अप्रूव करिए। हम तो यही कह रहे थे ना कि सदन में जो है बहुमत का निर्णय होना चाहिए। अब आप जो है, हमारा ये था कि भाई प्रोटेम स्पीकर होगा, प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएगा, स्पीकर का चयन होगा, उसमें समय लगता है। अब इनको लगता है कि नहीं, 24 घंटे में करना चाहिए, अति उत्तम। हम तो पहले से यही कह रहे थे कि सदन के पटल पर होने दीजिए। कांग्रेस कहीं भी सदन के पटल पर नहीं होगा। हम जहां एक बस में कहीं अपहृत करके रख लें, रिसोर्ट में अपहृत करके रख लें, एक बोगस सूची दे दें, उसके आधार पर आप मान लीजिए। तो मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी इस मंशा को समझा और उसने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, इसके अनुकूल फैसला देते हुए 24 घंटे। इसलिए हमारे यहां जैसे ये फैसला आया, भारतीय जनता पार्टी ने रंच मात्र भी देरी नहीं की, तत्काल इसका स्वागत किया। आप कल्पना कीजिए, यही फैसला जो है यदि कांग्रेस के जो मंशा थी उसके विरुद्ध आ जाता, तो अभी जो लोग इम्पीचमेंट मोशन ला रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के खिलाफ, वो लोग सर्वोच्च न्यायालय के 6 नंबर के जज वो सीकरी जी के खिलाफ भी बात करने लगते हैं। तो हम संवैधानिक संस्थानों की मर्यादा रखते हैं, ये संवैधानिक संस्थानों के मान मर्दन की इनकी परंपरा है। भीम अफजल साहब, ऐसा क्या हो गया कि आप सुप्रीम कोर्ट से कर बेंगलुरु से हैदराबाद से वापस बेंगलुरु और फिर वापस सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? मतलब इतनी दौड़ क्यों लगाई जा रही है? क्या आप आतंकित हैं या फिर आपको लगता है कि राज्यपाल पूरा संवैधानिक तौर से हर गलत फैसला ले रहे हैं? ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं लगाना, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। भीम अफजल साहब, मैं तो आपसे 2 टूक सवाल पूछ रहा हूं। जी, बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि इनको कोई झटका नहीं लगा। झटका कैसे नहीं लगा? सुप्रीम कोर्ट गए,
इन्होंने 15 दिन का टाइम गवर्नर ने इनको दिया, हमने उसको चैलेंज किया और नतीजतन इनको 28 घंटे के अंदर कह दिया गया कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए। उसके अलावा ये एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कराने के चक्कर में थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। कार्रवाई की बाकायदा चलाने के लिए ये कह दिया गया कि पूरी सिक्योरिटी एमएलए को फराहम की जाए। क्यों दिया गया? चूंकि इनके बारे में शिकायत आ रही है कि मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि इनके पास 104 हैं, लेकिन इनके पास नंबर नहीं है, तो ये कहीं आसमान से एमएलए लेकर आएंगे जो सारे हैं, उसमें 2 इंडिपेंडेंट को छोड़कर बाकी तो सब हमारे साथ हैं। नहीं, आपके भी कुछ विधायक गायब है। हम अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है, आजाद साहब ने कहा है कि एक को इन्होंने बंधक बना करके रखा हुआ है। हो सकता है कि बंधक बने हुए खुद चले गए हों। तो आप इसका मतलब है कि सिर्फ इसी पर डिपेंड कर रहे हैं कि कांग्रेस या जेडीएस में सेंध लगा के आप अपनी सरकार बनाएंगे और फिर नैतिकता की बात भी करते हैं। मुझे बताइए इनकी अनैतिकता कहां से दूर दूर तक कहां दिखाई दे रही है? दीपक जी, मैं मानता हूं कि पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं, उन कामों के नतीजे में उन्हें कभी बदनामी हुई है, कभी उनको अप्रिशिएशन भी मिला है। लेकिन इस काम से इनकी जो बदनामी हुई है वो पिछले साल में किसी और कदम से उतनी नहीं हुई। ये चाहे वो आप कह लें नोटबंदी समझ लें, आज जीएसटी कह लें, उसमें इनका कसूर ये सर बदनाम है तो क्या नाम नहीं होगा? और नहीं कुछ। हाँ, ये बात तो है, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन मोदी जी तो नहीं चाहते शायद ये कि उनका नाम बदनाम हो। वो तो अपने आप को समझते हैं कि दुनिया के अंदर उनसे अच्छे इकदाम करने वाला कोई रूलर ही नहीं है, भारत में उनसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। वो तो सारे प्राइम मिनिस्टर को एक लाइन में खड़ा करके रिजेक्ट करने का काम करते हैं। नेहरू से लेकर के पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सबको क्रिटिसाइज करते हैं, और अनोखे प्राइम मिनिस्टर तो वो अकेले खुद हैं। तो ये उनका अनोखापन है जो दिखाई दे रहा है। अरे 20 स्टेट में आपकी सरकार बन गई, 4 स्टेट्स में आपने जबरदस्ती उसी तरह से सरकार बनाई जो आज हमारे ऊपर जिसका ये इल्जाम लगा रहे हैं। गोवा में आपने क्या किया? आपने मणिपुर में क्या किया? आपने इसके अंदर बिहार के अंदर क्या किया? आपके बिहार के अंदर आपने भी बूटा सिंह से क्या करवाया था? बिहार में भी आपने बूटा सिंह से क्या करवाया था? सैयद सत्तरिद्दी से झारखंड में क्या करवाया था? जरा उनको भी गिन लीजिए मीमअफजल साहब। देखिए, जब कोर्ट में चले गए, कोर्ट के आदेश आ गए, कोर्ट में गोवा के मामले में हम गए तो गोवा पर तो आदेश आ गया, आप क्यों नहीं मान रहे? तो आज ये कैसे उसी बुनियाद पर सरकार बना सकते हैं? कैसे सरकार बना सकते हैं ये उसी बुनियाद पर? मीमअफजल साहब, मुझे ये बताइए कि एक नाइट बेंच कांग्रेस और जेडीएस के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग से खोल देनी चाहिए, क्योंकि अब आप प्रो टेम स्पीकर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। एक नाइट ब्रांच क्यों ना खोल दी जाए कांग्रेस और जेडीएस के लिए? ये वही प्रोटेम स्पीकर हैं जिन्होंने येदियुरप्पा के टाइम पर इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, और इन्होंने क्या बवाल मचाया था? 8 एमएलए को सस्पेंड करने का काम नहीं, इनको प्रोटेम स्पीकर किसने बनाया था? इनको प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर ठाकुर जी ने बनाया था, जो आपकी पार्टी के थे। रामेश्वर ठाकुर जी ने बनाया था, राज्यपाल जो आपकी पार्टी के थे। लेकिन इनका किरदार क्या रहा? बनाया होगा, इनका किरदार क्या रहा? अरे कानून के विद्यार्थी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में कम पाए जाते हैं। मीमअफजल साहब आपकी तरह गोल्ड मेडलिस्ट है, कानून के जानकार हैं और स्पीकर रह चुके हैं, अनुभव है स्पीकर रहने का। अरे बहुत से गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, लेकिन वो उनकी क्षमता इन मामलात में कुछ डिफरेंट होती है, वो क्षमता उनके अंदर दिखाई देती है। इसीलिए हम गए हैं। हमको पूरा खतरा है उनसे कि कल पता नहीं क्या करेंगे। मुमकिन है वो कह दें कि हाउस ऑर्डर में नहीं है। ये बात तो है, मैं इसीलिए शर्मा जी को बुलाया है। हाउस ऑर्डर में नहीं है ये कहना तो सबसे आसान है, और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल।
जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। अगर स्पीकर ने बोल दिया कि हाउस ऑर्डर में नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव की तरह हम विश्वास प्रस्ताव भी नहीं दे रहे हैं, तब क्या होगा? बहुमत आप आधी रात में ले आए और अरे संकट आपका है जनाब, उसको समाप्त कर संकट दिया। के लिए आप कुछ भी करेंगे सरकार बनाने के लिए। नहीं, सुन लीजिए, सुन बिल्कुल कुछ भी करेंगे आप सरकार बनाने के लिए, अवसाद में हमें शक नहीं है, यकीन है। अच्छे प्रवक्ता अवसाद में आ जाए, आपको अवसादग्रस्त होते देखना अच्छा नहीं लग रहा है ना? मैं अवसान मेरे बिल्कुल सही है सर। नहीं आप अपने अवसान की परवाह कीजिए मेरे दोस्त। में जाते हुए नहीं, मैं नहीं चाहता कि मीम अफजल जैसा अच्छा प्रवक्ता अवसादग्रस्त हो जाए। कांग्रेस के पास से बड़ा दुर्लभ प्रवक्ता मिला है, मैं नहीं चाहता कि अवसादग्रस्त हो। देखिए, बहुत संकट है कि संवैधानिक संस्थानों की मर्यादा को भंग करना ये कांग्रेस की एकदम से उज्जवल परंपरा रही है। आपातकाल लगाकर रात में तो आज आप कोई काम कर रहे हैं मेरे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे आप इसी तो यही तो हमारे आपके भीतर, आपके दल और हमारे भीतर का अंतर यही है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भी गवर्नर के कंडक्ट पर उसमें कोई प्रश्न आप जो करे वो ठीक है, कांग्रेस जो कर रही थी वो गलत था। बिल्कुल, दो फैसले भाई साहब, तो आज उसके 90 सरकारों को आप दोहराएंगे। आपने 356 कर रहे हैं टेंशन, आपने सुन लीजिए भाई, आप डाइवर्ट कर रहे हैं 356 के तहत। सुन लीजिए, मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल, आप सिर्फ सुने तो सही, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करूंगा। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 90 राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का आपका रिकॉर्ड रहा, इससे बढ़िया संवैधानिकता कुछ नहीं हो सकती। और जब संविधान के अनुच्छेद 356 का ड्राफ्ट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया था, तो संविधान सभा में कहा था ये डेड लेटर होगा, यानी ये बहुत दुर्लभ स्थिति में ही पर इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन 90 सरकारें, नंबूदिरी पास से लेके बूटा सिंह ने जो नीतीश कुमार की समय से 90 सरकारें आपने बर्खास्त की, इससे बढ़िया संवैधानिकता कुछ नहीं हो सकती। आज सबसे बड़ा संकट ये है कि आप सरकार, गवर्नर को यह अधिकार नहीं कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी को बुलाए, और इनका ये सबसे बड़ा खेल ये था कि उस दिन 2 पेटिशन रेडी हुए। एक पेटिशन ये रेडी था, इनको ये लगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस हो सकती है और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी और थर्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलके ये जो है सरकार बना सकती है। तो पहला पेटिशन कांग्रेस का, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया। मेघालय में आपके कितने मेंबर थे? बनाया कि सिंगल लार्जेस्ट, मेघालय में कितने मेंबर जीते थे? दो पे सरकार बनाई आपने, बिल्कुल। आज आप ढिठाई से कह रहे हैं कि हमारा नहीं बना है सकते। मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, जिसको विश्वास मत हासिल है वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमारा भी तो नहीं है। दूसरा से मुख्यमंत्री हमारा भी तो नहीं है। से निकले पेटिशन दायर कर दे कुछ नहीं भाई, सुन तो लीजिए। जो दूसरा सेट ऑफ पेटिशन जब देखा कि नहीं यार सिंगल लार्जेस्ट तो भाजपा हो गई, तो दूसरा पेटिशन ले आए। तो आप इस तरह से जब कोई पार्टी जनमत और जनादेश खो देती है, तो उसके पास कोर्ट मत और कानून तंत्र के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता। अब कांग्रेस जो है जनादेश प्राप्त करके सरकारें बनाने की स्थिति में नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार संविधान के कुछ पेचों का दुरुपयोग करो और किसी तरह से जो अपना मुंह बचाओ, क्योंकि लगातार राहुल गांधी महाराष्ट्र में कैसे बनी सरकार? आपकी अकेले से सरकार बन गई थी, उनको बचाइए। महाराष्ट्र में आप अकेले सरकार बनाए, आपको विश्वास मत है। महाराष्ट्र में किसने बनाई? बिल्कुल विश्वास। कश्मीर में क्या किया आपने? कश्मीर में क्या किया आपने? आप मेजोरिटी में आए थे कश्मीर के अंदर, वहां पर भी आप अगरतला में, आपने क्लेम किया था, मणिपुर में नहीं, मुझे ये बताइए ना, आपकी गोवा में मेजोरिटी, महाराष्ट्र में आपने क्लेम किया था, आपकी मणिपुर में थी, आपने महाराष्ट्र में क्लेम किया था। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आपकी सरकार आगे बढ़ जाते हैं। आप हमसे कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, गोवा और मणिपुर से आगे बढ़ जाते हैं, स्थिति में तो होते हैं, गोवा और मणिपुर से आगे बढ़ जाते हैं। मैं इसी क्रूशियल सवाल लेकर जाता हूं शर्मा जी के पास। शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि अगर प्रोटेम स्पीकर ने हाउस को साइनाडाई कर दिया और कह दिया कि हाउस ऑर्डर में नहीं है, या उन्होंने हाउस को परसों तक के लिए एडजॉर्न कर दिया, ये 2 दिन के लिए और एडजॉर्न कर दिया, तो मुझे आप बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या एक नया क्राइसिस नहीं खड़ा हो जाएगा? देखिए, इस बात के तो पूरे अंदेशे हैं कि कुछ न कुछ कल होने वाला है। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ही बड़ा अजीबोगरीब है कि सारी शक्तियां प्रोटेम स्पीकर को दे दी गई हैं, जबकि प्रोटेम स्पीकर के केवल 2 काम होते हैं। एक तो यह कि सदस्यों को ओथ दिला दे, और दूसरी बात यह उनका विधिवत स्पीकर नियुक्त करवा दे। अब उन्होंने कहा नहीं, प्रोटेम स्पीकर ही हाउस की प्रोसीडिंग्स में प्रिजाइड करेंगे और सारे डिसीजन लेंगे। अब यहां थोड़े से कान खड़े इसलिए होते हैं कि हिसाब से, कन्वेंशन से, रूल से नहीं, जो संविधान में प्रावधान है उसके हिसाब से
गवर्नर किसी भी सदस्य को प्रोटम स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं। जो ये सीनियरिटी दोनों का काम कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं है। ये सीनियरिटी कन्वेंशन से बनी हुई है कि भाई सीनियर मोस्ट आदमी को कह दिया करो वो दिलाया करे। ये विधानसभाओं में चल गई, लोकसभा में बड़े रूल के तरीके से चल गई। लेकिन अगर संविधान प्रावधानों का आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अब कांग्रेस के कान कहां खड़े हो रहे हैं कि शायद जो पहले नंबर पर था उसको इग्नोर करके दूसरे या तीसरे नंबर को डाला गया है, उसको चुना गया है, क्योंकि वो गवर्नर खुद नहीं करते अपॉइंटमेंट, वो कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे, मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन पे करते हैं। तो शायद चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया होगा। जहां बीजेपी की बात करें वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से वो किसी भी सदस्य को स्पीकर प्रोटम बना सकते हैं। अब कल जो खेल होने वाला है उसमें स्पीकर प्रोटम की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने सारा वजन स्पीकर प्रोटम के पीछे डाल के स्पीकर प्रोटम को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। अब कल वो क्या करेंगे ये तो अब कल समय ही बताएगा। आपने पहले ही बता दिया कि ऐसे 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 जो है वो वोट इकट्ठे हो सकते हैं या मत प्राप्त किया जा सकता है। अब ये सारे संवैधानिक मसले हैं जो कल कैसे चलेगा। हाँ, शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रेगुलर प्रोसीजर है हाउस चलाने का वो फॉलो होता रहेगा। मतलब अगर हाउस ऑर्डर में नहीं है तो एक कल्पना कर रहा हूं मैं कि अगर हाउस ऑर्डर में नहीं है, दोनों तरफ से शाउटिंग, काउंटर शाउटिंग या एंडामोनियम हो रहा है और अगर स्पीकर मान लिया 2, 3, 4 सदस्यों को नेम कर देते हैं और जब स्पीकर नेम करते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिक सस्पेंशन फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। उस केस में वो 4 विधायक सिटिंग से सस्पेंड हो गए, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। मतलब पेच अभी कई बाकी है। हाँ, पेज तो बहुत बाकी है। पेज तो अभी एंटी डिफेक्शन वाला भी बाकी है। अरविंद मोहन जी, आपका दिमाग कहां तक जा रहा है? नहीं, इसमें एक पेच और है जिसका जिक्र नहीं किया। वो ये है कि कल जो वोट नहीं दे, जो ओथ नहीं लेगा वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ओथ फिर उसको बाद में भी दिलाई जा सकती है। तो जो लोग ओथ से बाहर रह जाएंगे वो वोट नहीं देंगे। तो ऐसे मेंबर भी हो सकते हैं जिनको ओथ न लेने दिया जाए या जो ओथ नहीं लेंगे, क्योंकि अब तक तो ये है कि जो एब्सटेंड करेगा या जो व्हिप का उल्लंघन करेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। बड़ा अच्छा पॉइंट है। हाँ, तो ये चीजें वहां अभी खाली हैं। लेकिन अब यही है कि जितनी निगरानी हो रही है कोर्ट की और देश भर की, उसमें इस किस्म की बेईमानियों की गुंजाइश मुझे अभी भी कम लगती है। मुझे लगता है कि हाउस में सीधा गणित चलेगा और वो देखने लायक होगा कि बीजेपी कहां से समर्थन जुटाती है या नहीं जुटता है, तो फिर क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं कि बुलाने में एक तरह का कि हालांकि बहुमत वाले बड़े पार्टी को बुलाना कोई मेरे हिसाब से गलत नहीं है। टाइम देना जरूर था, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम को कम किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। अब प्रोटेम स्पीकर चुनने में भी एक तरह की पक्षधरता दिखाई दे रही है कि पुराने को बिरादरी के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो लिंगायत वोकलिगा का बैलेंस बनाने की कोशिश, क्योंकि वोकलिगा विधायकों को लेके ये है कि कहीं वो दूसरी तरफ। मीम अफजल साहब के पास चलते हैं। मीम अफजल साहब, आपने भी नहीं चलाया कई सालों तक, 60-70 साल तक, जिसकी लाठी उसी की भैंस। देखिए, हमने बिल्कुल नहीं चलाया। हमने जहां भी है कानून का इस्तेमाल किया है। जिस तरह से आज ये डिफेंड कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा आप पुरानी बातें निकाल रहे हैं और उससे आप हमको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें, जरूर करें। और हमने उसके नुकसान भी उठाए हैं, मैं आपको सीधी सी बात कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि वो इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वही करे। पिछले 4 साल से बीजेपी यही काम करती है। जब भी हम किसी बात पर सवाल उठाते हैं तो इनका पलटकर जवाब ये होता, आप क्या करते थे, आपने भी तो ऐसा ही किया था। तो हर उस काम को ये हमारे सर डालने की कोशिश करते हैं और अपने लिए एक सर्टिफिकेट बनाने का जरिया बनाते हैं। ये 4 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आज भी कर रही है। मैंने कहा आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन हैं जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर क्लियर कट मेजॉरिटी 2 पार्टी 3 पार्टी कोई भी मिलकर के बना लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जो है वो इनवाइट किया जाए। और इसके बावजूद मैं ये बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। रात में अदालत देश में दूसरी बार 70 साल में 2 बार दूसरी बार बैठी है ये, और उसके अंदर उन्होंने फौरी तौर पर गवर्नर के इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई आंच ना आए इसका ध्यान रखते हुए फैसला दिया और अगले रोज सुनवाई का टाइम दिया। चलिए ठीक है। सुनवाई के बाद उन्होंने
ये मीम तय अफजल किया। साहब, मुझे खुशी है कि आपने माना था कि हमने ऐसा किया है। अब ये हमारी बात का हवाला देकर बोलते हैं कि आपने तो ऐसा किया था। चलिए, आपने इतनी सदाशयता बरती कि आपने ये तो कह दिया कि हाँ, हमने ये सब किया था। मीम अफजल साहब, सवाल आपसे है। जी, आपने सवाल मान क्या है? लिया कि हमने ऐसा किया था। नहीं, मैंने कहा कि आप बराबर पिछली चीजों का हवाला देकर आज कोई भी काम हो रहा है उसको दुरुस्त, लेकिन अदालत का जो फैसला एक बार आ जाता है उसके बाद पुरानी रिवायतें बदल जाती हैं। आप बदल दे बात को, ये अलग बात है। तराशी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, जेडीएस के मुखिया कुमारस्वामी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कुमारस्वामी का कहना है कि बीजेपी ने उनके 2 विधायकों को किडनैप कर लिया है। 2 विधायकों को किडनैप कर लिया है बीजेपी ने 2 जेडीएस के विधायकों को, और कांग्रेस पहले से ही कह रहा है कि एक विधायक उनका जो है वो बीजेपी ने उसको भी किडनैप कर रखा है। यानी 3 नंबर हो गए, टोटल 10 के आसपास, 10 की 12 नंबर चाहिए होंगे अगर उनको एब्सटेन कराकर या मेजॉरिटी को कम कराकर 104 के आसपास करना है, मेजॉरिटी को 104 लाना है, तो कई विधायकों को एब्सटेन कराना होगा या उनको एब्सेंट कराना होगा या उनसे शपथ नहीं दिलानी होगी। कई सारे तरीके हैं स्पीकर के पास, वो हाउस को एडजॉर्न कर सकता है इस ये बिना पे कि हाउस के अंदर बहुत हंगामा हो रहा है, वो शपथ के मामले में कुछ लेट लतीफी हो सकती है, और हाउस के जो अंदर की कार्रवाई होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के एक बाद में स्टडी के लिए जजमेंट तो जरूर दे सकता है, लेकिन फौरी तौर पर कोई राहत देना बेहद मुश्किल होगा हाउस की प्रोसीडिंग्स पर। तो आइए देखते हैं, और ये 2 विधायक कौन कौन है। 7 विधायकों के नाम है टोटल, 10 विधायक जिन पर बीजेपी की नजर है, जो कांग्रेस के हैं, जो जेडीएस के हैं, उनके नाम लगातार चल रहे हैं। हमने भी आपको बताए हैं कि ये 10 विधायक कौन कौन हैं जिस पर ये पूरी की पूरी बीजेपी की रणनीति टिकी हुई है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे के पास, हमारे सीनियर एडिटर। कुमारस्वामी ने ये क्या कहकर बोला है और इस वक्त बेंगलुरु का राजनीतिक मिजाज क्या कह रहा है? दीपक, राजनीतिक मिजाज जो है बहुत गर्म है। लगातार मतलब साम दाम दंड भेद सब सारी नीतियां अपनाई जा रही हैं, और कुमारस्वामी ने अभी बयान नहीं दिया, वो लगातार रिजल्ट आने के बाद से जैसे ही कांग्रेस ने उनको ये ऑफर दिया कि आप मुख्यमंत्री बनिए, उसके बाद दूसरे दिन से ही वो लगातार ये बयान देने लगे कि हमारे लोगों को जो है उठाने की कोशिश की जा रही है, घूस देने की 100 करोड़, उन्होंने बकायदा रकम भी ऑफर बताया कि 100 करोड़ रुपए और मंत्री पद का। तो अभी जो उनका जो बयान आया ये कोई नया नहीं है, और जिस तरह से अब कल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने जो है लगभग आधी जीत हासिल कर ली है, इस तरह से कि प्रोटेम स्पीकर जो है अपना तुरंत अपॉइंट कर दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया। और ये वही प्रोटेम स्पीकर है जिनके बारे में 2008 और 2011 में इनका इतिहास जुड़ा है, आपको सब पता है। तो कहीं ना कहीं अब जेडीएस और कांग्रेस को ये लगने लगा है कि स्थिति जो है उतनी माकूल नहीं है। भले सुप्रीम कोर्ट में हम हर मुद्दे के लिए चले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हमारे हक में या जिस तरह से भी थोड़े बहुत फैसले आ जा रहे हैं, तो राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है। और बीजेपी जो है अपनी तरफ से कोई कोर कसर, जैसे अगर किसी शेर के जबड़े में अगर मांस आ जाए तो उसको आप खींच नहीं सकते, कुछ उसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो जेडीएस और कांग्रेस अब अपनी अंतिम कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के पास जो है काफी पावर होती है। तो सुबह 4 बजे तक अगर बहुमत सिद्ध करना है और 11 बजे सुबह से जो है सदन बुला लिया गया है कि सबका शपथ भी हो जाए और 4 बजे तक ये सारी कार्रवाई हो जाए, तो प्रोटेम स्पीकर के पास इतनी पावर होती है कि बताया जा रहा है कि अगर वो चाहे तो कई लोगों को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। और ऐसी स्थिति 2011 में भी हुई थी जब तकरीबन 12 लोग जो है येदियुरप्पा ही तब सीएम थे, उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था जिन लोगों ने विरोध किया था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और जेडीएस को अब लगता है कि इसी मुद्दे को जो है बार बार उछाला जाए तो शायद कुछ राजनीतिक रूप से इसका कुछ फायदा मिले और कुछ न कुछ एक दबाव बनेगा। दीपक जी, दबाव बनेगा और स्पीकर के पास अनलिमिटेड पावर है। शर्मा जी, क्या क्या अनलिमिटेड पावर एंजॉय करता है प्रोटेम स्पीकर, जो फुल टाइम स्पीकर की भूमिका यहाँ पर निभाने जा रहा है? वो सारे काम हाउस चलाने में जो स्पीकर को पावर है वो प्रोटेम स्पीकर के पास पावर है। अब उसमें मेंबरों को सस्पेंड करने की भी पावर उसके पास है। आप पहले ही बता चुके हैं
एंटी डिफेक्शन लॉ में सारी इंटरप्रिटेशन स्पीकर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कुछ विधायकों ने व्हिप तोड़ के इधर उधर वोटिंग की है तो मामला फिर स्पीकर की कोर्ट में जाना है, और वो स्पीकर प्रोटम है तब तक। तो और अच्छा, फिर ये फैसला कोई उसी टाइम नहीं होता है, पिटीशन आती है, दोनों पार्टियों को सुना चाहता है। केशरीनाथ त्रिपाठी के फैसले को पलट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसे आपको याद होगा सर, ठीक नहीं माना था केशरीनाथ त्रिपाठी के फैसले को, लेकिन वो 7-8 साल बाद जाकर हुआ। वही, और हाउस के अंदर तो वही बॉस है। हाँ, इज द बॉस। उसमें चीफ मिनिस्टर, इवन विधानसभा के प्रीमाइसेस में वही बॉस है। और डीजीपी भी अगर डीजीपी को भी अगर बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि हाउस के अंदर ये हुआ है या हाउस की प्रीमाइसेस में ये हुआ है, तो उसका जवाब पुलिस स्पीकर को देगी, ना और किसी को। और उसी के परमिशन से कोई वहां आ सकता है, वहां से निकल सकता है, वहां जा सकता है। वो उसका एम्पायर है, राज भी नहीं कहना चाहिए, उसका एम्पायर है, तो वहां वो कुछ भी कर सकता है। और अगर प्रोटेम स्पीकर को सिर्फ शपथ दिलाने और इससे आगे की जिम्मेवारी दे दी गई है बहुमत साहब, तो फिर एक हथियार बीजेपी के हाथ में आ गया है काफी मजबूत। उसका क्या इस्तेमाल होता है अब ये कल देखने की चीज होगी। ये एक दीपक जी मैं और इसमें देख रहा हूं कि टाइम दिया गया है कि 4 बजे आप बहुमत साबित करिए। विधानसभा कितने बजे बुलाई है? 11 बजे बुलाई होगी शायद। 11 बजे 222 लोगों ने ओथ लेनी है। 222 लोगों ने ओथ लेनी है, और एक आदमी को अपनी सीट से उठ के जाए, कागज ले, माइक पे पढ़े, उसके बाद स्पीकर के पास जाए, हाथ मिलाए, नीचे आए, टेबल ऑफ दी हाउस पे आए, वहां वो रजिस्टर उसके सामने रखा जाएगा, वहां वो दस्तखत करेगा, फिर वो करे। इस प्रोसेस में लगभग 3 मिनट लगते हैं। 222 इंटू 3, 2 3 6 कितने हो गए घंटे? 666 नहीं, बैच में करा सकते हैं 10 घंटे। नहीं, बैच में देखिए 2 बातें हैं। सामूहिक शपथ कराई जा सकती है। नहीं, या तो ये सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि गवर्नर खुद उनको राजनिवास में बुला के सामूहिक शपथ दिला दें, फिर तो स्पीकर प्रोटेम के पास ये काम ही नहीं आता। स्पीकर सीधा राजनिवास में गवर्नर बुलाते और सबको शपथ दिला देते। वो तो काम बहुत आसान था, वो तो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था काम कम करने के लिए। शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले शायद ये नहीं सोचा होगा कि अभी 2 बड़े काम होने हैं, एक ओथ दिलाई जानी है और एक स्पीकर विधिवत रूप से चुना जाना है, क्योंकि ये स्पीकर सदन इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि सदन में से नहीं चुने गए हैं। ये स्पीकर अपॉइंट किए गए हैं चुन के, और अपॉइंटमेंट मंत्रिमंडल की सिफारिश पे होती है, वो कोई गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं करते। वो लिस्ट मंगा लेते हैं, वो 3-4 लिस्ट। आपने अभी कहा कि शायद पहले नंबर इग्नोर करके दूसरे या तीसरे को बनाया गया है। दूसरे को भी नहीं बनाया गया है, काफी नीचे के बनाया गया। हाँ, तो फिर कान खड़े होने तो स्वाभाविक है ना। और ये स्पीकर रह चुके हैं। अच्छा, और ये जब स्पीकर रह चुके हैं तब मतलब बड़े स्तर पर डिफेक्शन हुए थे, और उस वक्त एक ऑपरेशन कमल को अंजाम दिया गया था। उस ऑपरेशन कमल के लिए इनके बारे में टिप्पणी भी है सुप्रीम कोर्ट में। प्लानिंग आप प्लान्ड वे में किया गया, ये तो आपको सीधा समझ आ ही रहा है ना। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ देखिए साहब, रूल के हिसाब से वो गलत नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को, लेकिन अगर कन्वेंशन है, कन्वेंशन तो ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री को स्पीकर से मिलने जाना है तो स्पीकर भाग के नहीं जाए। मैं आपको किस्सा बताऊं, नेहरू जी मावलंकर साहब फर्स्ट स्पीकर लोकसभा से मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा स्पीकर से मिलना है अपने सचिव को। उनके सचिव ने स्पीकर मावलंकर को फोन कर दिया कि आइए मिलने आइए। वो स्पीकर मावलंकर आने लगे, उन्होंने बता दिया जी स्पीकर आ रहे हैं मिलने। नेहरू जी ने अपने सचिव को यह कह के डांटा कि वो स्पीकर हैं, ही रिप्रेजेंट द हाउस, ही विल नॉट कम टू मी, आई विल गो टू हिम। ये प्रथाएं वहां से बनी हुई हैं। प्रोटोकॉल में तो वो नीचे ही आता है ना। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं, इससे स्पीकर से नीचे आता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कन्वेंशन ये बनी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मिलने जाएंगे, ना कि वो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर सारी वो एंजॉय करते हैं, तो इस तरह की जो कन्वेंशन हैं वो अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकती हैं। ये तो कन्वेंशन है, टूटती भी है, बनती भी है। मीम अफजल साहब, आप बताइए, आपको क्या होने की आशंका लग रही है, या प्रेम शुक्ला जी वादा कर रहे हैं कि शुक्ला जी जो भी होगा फ्री एंड फेयर होगा? मीम अफजल साहब बताइए आप। देखिए, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि अभी शर्मा जी ने भी, अरविंद जी ने भी और आपने भी इस पर अपना शुबा जाहिर कर दिया। अगर आप लोगों को शुबा हो सकता है तो जो पार्टी स्टेक पर है उसका शुबा क्यों कर जायज नहीं होगा। इसीलिए हमने अदालत का दरवाजा फिर खटखटाया। अब अदालत सुनेगी या नहीं सुनेगी ये तो अलग ही बात है, लेकिन हम एक लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि जानबूझ करके काम किया जा रहा है। अगर हम इसको खामोशी से एक्सेप्ट कर लेते
तो इनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। ये वही स्पीकर है जिनका अभी आपने उनके कारनामे बताए, क्या क्या कारनामे उन्होंने किए हैं। और आपने ये भी कहा कि रामेश्वर जी ने उनको बनाया था, वो गवर्नर थे। मैं रामेश्वर जी को पर्सनली जानता था, मेरे साथ राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और मेरा उनसे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे। मैं यही कह सकता हूं कि वो निहायत ही शरीफुल नफ्स आदमी थे। उनको समझाया गया होगा कि ठीक आदमी है, इनको बना देना चाहिए। उस वक्त तो कोई ऐसा झगड़ा नहीं था और उन्होंने बना दिया। और उसके बाद बनाने के बाद उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया वो है। जी 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 मैं ये पूछना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लड़ाई आप लोग कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के कितने देर लड़ेंगे? पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिक्स में लड़ी जाती है, आपको अपने विधायक संभालने हैं, आपको लोगों के बीच जाना काम आप कर रहे हैं, ठीक है इस तरह से, लेकिन विधायक संभालने की जिम्मेवारी आपकी है। आप अदालत के कंधे पे बंदूक रख के कितने देर लड़ाई है अरविंद जी, ये चौतरफा लड़ाई है। बंदूक तो हमारे सर पर रखी हुई है इन्होंने। आप हमको कह रहे हैं कि हम बंदूक रख के लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कोर्ट का सहारा इसलिए लिया है कि अगर हम कोर्ट का सहारा न लें तो ये तो सब काम कर लेंगे। आप देख रहे हैं इनका रवैया क्या है, ये तो बाई हुक और क्रुक वहां सरकार बनाने पर लगे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी उनकी मंशा जो है उस पर हर आदमी सवाल उठा रहा है। चलिए प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जिसकी लाठी उसी की बहस यहाँ पर भी होगा क्या? देखिए, संवैधानिक आपराधिक वृत्ति के जो लोग हैं उनको लगता है कि हर कोई संवैधानिक आपराधिक वृत्ति में शामिल होगा। चूंकि कांग्रेस ने सतत संवैधानिक अपराध किए हैं इसलिए उनको राज्यपाल पर शक है, जबकि राज्यपाल के विशेषाधिकार और विवेक पर सर्वोच्च न्यायालय को कोई भी आशंका नहीं है। उनको सर्वोच्च न्यायालय पे शक था, रोस्टर तक के मामले को लेकर क्या क्या हंगामे हुए आपने देखा। उनको सभापति पे शक है, उनको प्रोटेम स्पीकर पे शक है, उनको राहुल गांधी के अलावा हर किसी पर शक है। तो मुझे लगता है कि इनके शक का कोई इलाज नहीं है। चूंकि भारतीय संविधान के प्रति पूरी तरह से हम सम्मान रखते हैं, हमें आपको इलाज करने दें तो आप हमारे एमएलए को तोड़ के खरीद कर इसलिए जो है हम कभी बना लें। खरीद फरोख्त तो हो ही नहीं रहा है। आप सब प्रमाण दीजिए ना। आजकल तो किसी को ऑफर जाए टेक्नोलॉजिकली जो है बहुत आसानी से उसका प्रमाण लिया तो सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, बताइए खरीद रहे हैं। अगर खरीद फरोख्त की बात आएगी तो तत्काल जो है उस पर एक्शन होगा। लेकिन आप सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। गोएबल्स के चचा हो गए कांग्रेस वाले, कितने अफवाहें फैलाएंगे? अभी आपने बताया ना, आप तो आज अफवाह फैला रहे हैं कि 12 लोग आपके डीजीसीए को जो है ये अधिकारी भी परमिशन नहीं चाहिए। अनाउंसमेंट के ऊपर खूब चल रहा है, 12 लोग आ गए, 14 लोग आ गए, 10 लोग आ गए। अब गोदी चैनल आपकी आदत है, जो आपके हामी है एनडीटीवी को आप मीडिया के अंदर भी तो आपके हामी है, को आपने किस तरह से फाइनेंस दिया, जो है चैनल्स को कैसे नियंत्रण करते थे। अब उस पर मैं बोलने बैठूंगा तो आधा 1 घंटा बोल दूंगा। आप कृपा करके समझिए, देखिए रहिए। अब फिर फौरन बोल दिया कि हमने उन पर नियंत्रण किया था, तो इनके पास राइट है। आपको तो पता था हमने नहीं किया। नहीं आपको, लेकिन आप हर चीज का जवाब आपकी आपराधिक वृत्तियां नहीं है। नहीं, आपकी आपराधिक वृत्तियां नहीं है, हम संवैधानिक वृत्तियों वाले हैं। ये अंतर है। अपराध की बात छोड़ दीजिए, आप जिस पार्टी से हैं वो क्या क्या अपराध कर चुकी है माजी में बताने की जरूरत नहीं है, माहौल भी नहीं है। बिल्कुल हमारी तरफ से हम संवैधानिकता को हमेशा सम्मान देते रहे हैं। चलिए दोनों गला बचा के रखिए, जरूरत लगेगी में आपने क्या किया, कल दिन भर जरूरत लगेगी। प्रेम शुक्ला जी और मीम अफजल जी दोनों गला बचा कर रखिए। कल परसों और आने वाले वक्त में भी काफी जरूरत लगने वाली है इसकी, क्योंकि आप दोनों को इसी तरह चैनल पे अपनी बातें रखना है। कल दिन भर इंडिया न्यूज पर कि कर्नाटक की असेंबली में आखिरकार हो क्या रहा है।